नमस्कार, मैं कोकिन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे संज्ञा यानी क्लास नंबर 2 आपके हिंदी व्याकरण के ऊपर रहने वाली है। कल मैंने आप लोगों को जो आपका वर्ण विचार है वो बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है, जिसमें आपके स्वर कौन-कौन से हैं, मूल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, मात्रा के आधार पर कितने हैं, लिखित में कितने हैं, मौखिक में कितने हैं, फिर व्यंजनों के कितने भेद हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आपके जो स्वर है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद सब कुछ मैंने आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करवा दिया था। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना बेटा, पक्का वहां से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा को आपको किताबी भाषा में नहीं पढ़ना है, आज मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा आपको कैसे पढ़नी है और जो हिंदी व्याकरण है आपको किन बुकों से यानी कि जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे हमारे हिंदी साहित्य के लिए ऑथेंटिक सोर्स है, जैसे जो आलोचक हुए हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आपके कौन है, रामचंद्र तिवारी जी हैं, इन्होंने जो ये ऑथेंटिक बुक लिखी है उन्हीं से आपके हिंदी साहित्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे ही आपका जो हिंदी व्याकरण है ऑथेंटिक सोर्स है, जो आपके टेक्स्ट बुक है, वहीं से आपके हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से बनाता, आपके गाइडों से क्वेश्चन नहीं बनाता बेटा, आपके जो टेक्स्ट बुक है वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। और आपका जो व्याकरण के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगी। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी, क्योंकि पीजीटी में बहुत ही हार्ड लेवल का आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। बच्चा इंग्लिश को तो इजिली कवर कर लेता है, लेकिन जो हिंदी व्याकरण है टफ आती है बेटा आपके एग्जाम में, एचटेट पीजीटी में। और जो पीआरटी है उसमें तो बिल्कुल अगर पीजीटी की बच्चा तैयारी करता है और पीआरटी का वो पेपर देता है तो बिल्कुल इजीली उसको कवर कर जाएगा। अगर बच्चा पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो टीजीटी का अगर वो एग्जाम देता है तो वो भी आसानी से कर लेगा, लेकिन पीजीटी में क्वेश्चन बिल्कुल हाई लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी की तैयारी करो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप नेट या और ऊपर लेवल की तैयारी करो, तब जाके आपका जो हिंदी व्याकरण है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 बुक मैं आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी 2 बुक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एज इट इज जो एग्जाम्पल है ना, आपके उदाहरण है वो भी आपके वही उन्हीं किताबों से उठाए जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, और यहां से मान के चलो 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे। तो क्या बताया गया है, हमारा जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आता है आपका शब्द विचार, फिर आता है आपका शब्द भंडार और फिर आते हैं शब्द। कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। जो मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है, वो क्या है, ध्वनि है। जब आप उस ध्वनि को लिखते हो तो वो लिखित रूप में क्या हो जाती है, वर्ण। और वर्ण क्या होते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। जब आप उन वर्णों को कंबाइन कर देते हो तो वो क्या बन जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं। और अक्षर से ही क्या बनते हैं, शब्द, शब्द शब्द से ही क्या बनते हैं, वाक्य, और वाक्य से ही क्या बनते हैं, फिर पूरा पद समूह बनता है। तो आज आप क्या कर रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा में मतलब है आपका जो व्याकरण है उसमें सबसे पहले आता है शब्द विचार। अब ये शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार होता है जैसे मैं आप लोग हैं, हम सब हैं, मनुष्य जो जाति है वो अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करती है, भाषा का प्रयोग करती है। क्योंकि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे वो अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल कौन अदा करता है, हमारा व्याकरण में भाषा। चाहे आप व्यक्तिगत रूप में ले सकते हो, आपके जीवन से संबंधित ले सकते हो, या फिर आप अपनी पढ़ाई से संबंधित ले सकते हो। जो आप पढ़ते हो वो भी तो क्या है, लिखित भाषा है। जो आप बोलते हो वो क्या है, आपकी मौखिक भाषा है। तो ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो वो तो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या कहा है मैंने कि ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे मैंने लिखा कमल, तो कमल कहते ही आपके सामने एक फूल, फूल का चित्र आपके माइंड में घूमने लगा, तो ये कमल क्या है, यहाँ पर एक शब्द है। कमल क्या है, यहाँ पर शब्द है। शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द विचार होते हैं कि व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें आपके जो भेद है, रूप है, परिवर्तन है, ये सब आपके शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। शब्द भंडार, भंडार का अर्थ ही क्या होता है, यानी कि एक तरह से समूह। और समूह किसका होगा, यहाँ पर अगर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ओबियसली यहाँ पर क्या आएगा, आपका भाषा। यानी भाषा का जो
भंडार होता है, भाषा का जो शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी है, वो क्या है? आपका शब्द भंडार है। शब्द मैंने बता दिया शब्द क्या होता है। अब आपके सामने दो शब्द आते हैं। अब हम करेंगे शब्द के आधार पर। तो शब्द के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे सार्थक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा पानी, और निरर्थक शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया वाणी। तो पानी वाणी हम बोलते नहीं है ना, जैसे कि चाय वाय, तो चाय तो क्या है? एक सार्थक शब्द है, लेकिन वाय वाय का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। जो सार्थक शब्द होता है उसको आगे चलकर 5 भागों में बांटा गया है। धीरे धीरे मैं संख्या के ऊपर आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। सार्थक शब्द क्या होता है? सॉरी, सार्थक शब्द मैंने बता दिया क्या होता है, कि जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द फिर आगे चलकर 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति, जन्म, स्रोत या इतिहास के आधार पर, और व्याकरण प्रक्रिया, प्रकार्य या विवेचन के आधार पर। यानी 5 भागों में आपके जो शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं, वो विभाजित हो जाते हैं। व्याकरण प्रकार्य या विवेचन के आधार पर आपके फिर 8 भेद हो जाते हैं। 8 भेद कौन से हैं? जिसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। यानी जो ये 4 शब्द हैं, ये तो क्या है? आपके विकारी, और जो ये पीछे 4 शब्द दिए गए हैं, ये क्या है? आपके अविकारी है। विकारी और अविकारी कैसे आए, सब आपको आज इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो शब्द है वो 2 प्रकार के बताए। मैंने एक बताया है सार्थक, एक बताया निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकलता है, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता। सार्थक जो शब्द होते हैं उसके 5 भेद होते हैं। व्याकरण प्रकार्य या विवेचन के आधार पर फिर इसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद में कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक। अब बात करते हैं परिवर्तन की दृष्टि से इन शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। परिवर्तन यानी कि बदलाव, जो चेंज देखने को मिलता है। चेंज किसमें? चेंज मतलब क्या होता है? कि जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैसे? आप लोग आगे समझ जाओगे। परिवर्तन की दृष्टि से इन शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है विकारी शब्द, और एक होता है आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होता है? कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, व्यक्ति, पक्ष, वाच्य के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग क्या होते हैं? लिंग वो होते हैं जो आपके किस में प्रयोग किए जाते हैं? जैसे कि आपका एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये सब क्या है? आपके लिंग है। वचन कौन से हैं? एक वचन, बहुवचन। कारक आपके कौन से आते हैं? कारक आपके जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो क्या होते हैं? आपके कारक होते हैं। काल क्या होता है? जो समय को इंडिकेट करता है। काल क्या होता है? जो समय को बताता है। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? मूड। यानी कि किसी के मूड के बारे में जब हमें पता चलता है, वो क्या होता है? व्यक्ति कहलाता है। याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यक्ति क्या है। व्यक्ति क्या है? कि क्रिया के जिस रूप से वक्ता की मनस्थिति का पता चलता है, वो क्या होता है? वर्ती होता है। बात करें पक्ष की, तो पक्ष क्या होता है? जो आप कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का अर्थ मैंने क्या बताया है? मूड। अब बात करते हैं पक्ष की। पक्ष का एक होता है, आप हमारे रूटीन में नहीं कहते हैं कि वो तो उसका पक्ष ले रहा है, यानी कि उसकी साइड है। लेकिन जो व्याकरणिक भाषा में पक्ष क्या है? जब आप किसी कार्य को करते हो तो शुरू से लेकर आखिर तक वो कार्य किन किन चरणों में विभाजित होता है, वो क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। मैंने क्या कहा है कि व्याकरणिक भाषा में जब आप किसी भी कार्य को करते हो शुरू से लेकर आखिर तक, वो क्या कहलाता है? कार्य जिन चरणों में समाप्त होता है, वो क्या कहलाता है? आपका पक्ष कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक धोबी है, कपड़े धोता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? उन कपड़ों को पानी में भिगोता है, फिर उसके ऊपर साबुन लगाता है, फिर उनको निचोड़ता है। तो ये क्या है? उसका पक्ष है। यानी कि जो कपड़े धोने का क्रम है, वो किन किन उन चरणों में चला है, वो क्या है? पक्ष है। बात करें वाच्य की, तो वाच्य क्या होते हैं? बोलने का विषय। वाच्य क्या
होते हैं किसी भी बात को कहने का विषय या बोलने का जो विषय होता है वो क्या कहलाता है, वाच्य होता है। उम्मीद करती हूँ कि तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। व्यक्ति क्या है, पक्ष क्या है और वाच्य क्या है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग, वचन, कारक, काल और व्यक्ति, पक्ष और वाच्य के प्रभाव से बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने एक लड़का देखा, उस लड़के के साथ उसका भाई भी था, कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया, इतने में एक लड़के ने आकर उसे बचा लिया। उक्त पंक्तियों में लड़का क्या है, शब्द है, और इसके अनेक रूपांतरण आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, जैसे वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और लिंग के अनुसार। जैसे कि इसलिए लड़का क्या है, यहाँ पर एक विकारी शब्द है। जैसे कि लड़का देखा, लड़के के साथ उसका भाई था, यहाँ पर बहुवचन बन गया ना, कुछ लड़कों ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। इस तरह से जो लिंग, वचन, काल, कारक, व्यक्ति, पक्ष और वाच्य के प्रभाव से जो परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विकारी शब्द। अब विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है और क्रिया विशेषण आता है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के ऊपर, यानी जो आपका आज का जो मेन टॉपिक है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो पता चल गया आप लोगों को कि संज्ञा कैसे कैसे हमारे व्याकरण में फिर हम कहां पर पहुंचते हैं, संज्ञा के ऊपर पहुंचते हैं। संज्ञा, संज्ञा क्या है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम या गुण को प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा की अलग ही डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में इस तरह की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, क्योंकि अब आपके एग्जाम में 3-3, 4-4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन्हें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संज्ञा के बारे में सही है या गलत है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले संज्ञा क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना है, आपका संज्ञा का टॉपिक आज बिल्कुल कवर हो जाएगा, भूलकर भी आप नहीं भूलोगे, आपको क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। व्याकरण में, जो व्याकरणिक भाषा में अगर हम बात करते हैं, किताबी भाषा में आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको लास्ट में मैं 2 बुक बताऊंगी, उन बुकों के थ्रू आप अपने व्याकरण के ऊपर पूरी अच्छी तरह से कमांड बना सकते हैं। मैंने कहा कि संज्ञा बताया मैंने, संज्ञा, संज्ञा सब कहते हैं कि संज्ञा क्या है, किसी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन नाम का ही पर्यायवाची क्या है, संज्ञा है। याद रखना है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा है, लेकिन जो नाम है उसी का पर्यायवाची क्या है, संज्ञा है। व्याकरण में जो पदार्थ का नाम सूचित करता है, व्याकरण में जो पदार्थ का नाम सूचित करता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा पानी, मैंने यहाँ पर क्या कहा, पानी, और मैंने यहाँ पर पानी गिरता है, ऐसे समझो आप, पानी गिरता है। अब जो ये पानी है, पानी यहाँ पर क्या है, एक पदार्थ है, एक नाम है, तो ये क्या है, आपका संज्ञा है। क्या है ये, संज्ञा है। लेकिन गिरना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। ध्यान से समझ रहा है बेटा, मैं बताऊंगी कि आपको संज्ञा बिल्कुल कवर हो जाएगी। क्या कहा है मैंने कि व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करने वाले शब्द मैंने बताए हैं, क्या है, संज्ञा है। मैंने एग्जांपल दिया कि पानी गिरता है, तो पानी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, लेकिन गिरना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो जो पदार्थ के नाम को सूचित करें, ये पदार्थ क्या है, आपका पानी है, इसके नाम को जो सूचित करें वो तो क्या है, संज्ञा। लेकिन पदार्थ के विषय में जो विधान हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। डिफरेंस समझना है कि व्याकरण में जो पदार्थ का नाम है वो तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन पदार्थ के नाम के विषय में जो विधान हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब संज्ञा के मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं यहाँ पर कि भारत हमारा प्यारा देश है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, हरियाणा भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है, चंडीगढ़ सुंदर नगर है, स्त्रियां चांदी और सोने के गहने पहनती हैं। यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, इन शब्दों में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, देखते हैं। भारत, भारत हमारा प्यारा देश है, किसी एक मतलब एक पर्टिकुलर उसकी तरफ इंगित कर रहा है, तो ये क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, ये क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरियाणा भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है, हरियाणा और भारत किसी एक चीज की ओर इंगित कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चंडीगढ़ सुंदर नगर है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रियां क्या है, स्त्री, स्त्री क्या है,
स्त्रियां, ये क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, और गहने आपका क्या है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी कि सोना है, सोने से क्या बनते हैं, गहने बनते हैं, और सोना क्या होता है आपका, क्या होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट होता है। तो ऊपर के वाक्यों में भारत, हरियाणा, चंडीगढ़ एक स्थान विशेष के नाम है, श्रीमती इंदिरा गांधी एक व्यक्ति का नाम है। इस प्रकार नगर, स्त्रियां, गहने, यह शब्द अपनी सारी जाति समूह को क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। बता दिया मैंने, नगर क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रियां क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, सोना यहाँ पर क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन सोने से जो गहने बन गए वो क्या है, एक पूरी मतलब समूह को इंडिकेट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं संज्ञा के भेद। जो संज्ञा के भेद होते हैं वो अर्थ के आधार पर, आपके व्युत्पत्ति के आधार पर बताए जाते हैं। ये कैसे निकले हैं, आप कामता प्रसाद गुरु, मैंने अभी नाम बता दिया, एक बुक तो है कामता प्रसाद गुरु का आता है हिंदी व्याकरण, जो आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हो कामता प्रसाद गुरु का, उसमें बिल्कुल उन्होंने ऑथेंटिक सोर्स के साथ ये बताया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर आपके किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर ये भेद कैसे निकले हैं। आप जब लोग उस बुक को पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, किताबी भाषा में पढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के ये भेद होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के इतने भेद होते हैं, लेकिन वो भेद हुए कैसे हैं, कहां से निकले हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। आपके अंग्रेजी में जो ये संज्ञा सर्वनाम यानी कि नाउन जो अंग्रेजी में होते हैं, उनका कोई अलग से विभाजन नहीं किया गया है, ये खुद कामता प्रसाद गुरु बताते हैं। जब आप कामता प्रसाद गुरु की बुक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि अर्थ के आधार पर ये कैसे निकले हैं, उत्पत्ति के आधार पर ये कैसे निकले हैं। अगर कामता प्रसाद गुरु की मैं बात करती हूँ तो कामता प्रसाद गुरु संज्ञा के दो भेद मानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं, तो दो भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं, एक भेद तो उन्होंने बताया था पदार्थवाचक। क्या बताया है मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, व्याकरण में पदार्थ का क्या करती है, पदार्थ का जो नाम सूचित करती है वही क्या है, संज्ञा है। तो कामता प्रसाद गुरु जी क्या बताते हैं कि जो संज्ञा है उसके दो भेद बताते हैं, एक तो बताते हैं पदार्थवाचक और दूसरा आपका बताते हैं भाववाचक। दूसरा क्या बताते हैं, भाववाचक बताते हैं। जो ये पदार्थवाचक है इसी के आगे दो भेद हो जाते हैं, एक तो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक और एक हो जाता है आपका कौन सा हो जाता है, आपका जातिवाचक हो जाता है। फिर जातिवाचक संज्ञा के आगे चलकर दो भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक और एक आता है आपका समूहवाचक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कामता प्रसाद गुरु है वो संज्ञा के दो भेद बताते हैं। मैं कामता प्रसाद गुरु बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि बोला जाता है। पाणिनि आपने नाम सुना भी होगा, उसकी बुक का नाम आपको पता भी होगा, मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से। उसी प्रकार जो हमारे हिंदी में हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसको बोला जाता है, कामता प्रसाद गुरु को बोला जाता है, इसीलिए मैं बार बार उनका नाम अपनी जबान पर ले रही हूँ। तो संज्ञा के दो भेद माने हैं कामता प्रसाद गुरु जी ने, कौन कौन से माने हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक फिर आगे चलकर दो भागों में बताया है इन्होंने, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक फिर आगे दो भागों में बताते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आप लोग समझे कि अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते आ रहे हैं। ये इसीलिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। आप लोग पढ़ते हो ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। तो ये इसीलिए यहां से निकले हैं। जब तक ऑथेंटिक बुक को नहीं पढ़ोगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही गलत करते हो। आप जब क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन आपको ये बताता है कि आपकी कमी कहां पर है। जब आप क्वेश्चन के आगे मान लीजिए आपका संज्ञा से क्वेश्चन गलत हो गया, तो संज्ञा का जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है वो आपको ये बताता है कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो संज्ञा का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ, मेरा संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे आपका क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू पर काम
करना है। एमसीक्यू आपको आपकी कमी को बताते हैं। तो संज्ञा के भेद मैंने बता दिए। आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि संज्ञा के भेद, फिर द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसके भेद आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति व्यक्ति इसको एक मान के चलो, व्यक्ति को आप यहाँ पे क्या मानोगे? एक, यानी जो किसी एक ही चीज के बारे में बता रहा है। क्या कहा है मैंने? जो किसी एक चीज के बारे में बात करेगा, किसी दूसरी चीज के बारे में वो बात ही नहीं करेगा, वो क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा, गंगा क्या यहाँ पर क्या है? गंगा एक नदी है। क्या है ये? गंगा एक नदी है, 2 नदी नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, गंगा सिर्फ एक नदी है। दूसरा बताया मैंने गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। अब इसमें जो है एक से अधिक संज्ञाएं हो सकती हैं। कैसे? गंगा नदी तो क्या है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत यहाँ पे क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी यहाँ पर क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी एक वस्तु के चीज के बारे में बताती है। जातिवाचक संज्ञा उस पूरी वस्तु या उस समूह के बारे में बात करती है। जैसे कि फल है, फल तो कोई भी हो सकता है, आम हो सकता है, केला हो सकता है, अंगूर हो सकते हैं। सब्जी, सब्जी कोई भी हो सकती है, आपकी आलू की सब्जी हो सकती है, आपकी गोभी हो सकती है, पालक हो सकती है। पुस्तक, पुस्तक भी विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि आपकी पुस्तक हो जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। पशु, पशु भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि पशुओं में आपके गाय, भैंस, ये सब क्या आते हैं? पशुओं में आते हैं। पक्षी भी अनेक प्रकार के अनेक होते हैं। जानवर भी पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा, पर्वत भी पूरी जाति को, घर भी पूरी जाति को। तो कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक के बारे में बात करती है और जातिवाचक संज्ञा वो पूरे समूह के बारे में बात करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना जाता है। तो यहाँ पर गाय, गाय क्या है? यहाँ पर ऊपर मैंने बताया था गाय यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पशु नहीं है, यहाँ पर गाय है। तो गाय क्या है? यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, धर्म क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन धर्म के आगे आपका हिंदू आ जाता है तो ये क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। पशु क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा में जाता है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा होती है इसके आगे चलकर 2 भेद हो जाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु आदि का बोध कराए उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना है, पानी है, दूध है, कोयला, ये सब किसमें काउंट होते हैं? आपके द्रव्यवाचक, यानी कि जो लिक्विड चीजें होती हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के उसमें आती हैं। आजकल सोने का भाव आसमान छू रहा है। सोना, सोना यहाँ पे क्या है? द्रव्यवाचक है। आगे बात करें समूहवाचक। समूहवाचक कौन सी होती है? जो पूरे समूह का बोध करवाती हैं। जैसे कि परिवार है, मेला है, भीड़ है, कक्षा, फौज, सेना, ये सब किस में जाते हैं? आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। मोहन अपने परिवार के साथ दिल्ली रहता है। तो परिवार यहाँ पे क्या है? समूह है, क्योंकि परिवार में अनेक लोग शामिल होते हैं। जैसे कि आपके दादा दादी, भाई बहन, मम्मी पापा, उनको मिलाकर क्या बनता है? एक परिवार बनता है। और परिवार किस में आता है? आपका समूह में आता है। बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं बेटा? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि बचपन है, सुख है, दुख है, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी आदि। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, स्थूल रूप से देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। यानी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम मोटे रूप में भी देख नहीं सकते, केवल इनको हम फील कर सकते हैं। जैसे यदि कहें गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का चित्र सामने आते ही आता है, पर खुशबू कहने से इसका कोई चित्र हमारे सामने नहीं आता, किंतु इसे महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। आपकी जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो बहुवचन में आती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो एकवचन में आती है। जो भाववाचक संज्ञा है उसके हम बहुवचन नहीं बना सकते। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार से बनाई जाती हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। लेकिन अगर मैं
कामता प्रसाद गुरु की बात करती हूँ तो वो सिर्फ 3 आधार पर बताते हैं कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो सिर्फ 3 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं और क्रिया से बनती हैं। वो सर्वनाम से नहीं मानते। आगे हम बात करते हैं और एक बात और बता दूं बेटा, आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आजकल भाववाचक संज्ञा को क्रियावाचक संज्ञा भी बोला जाता है। ध्यान देना दोस्तों कि जो भाववाचक संज्ञा है उसको क्रियावाचक संज्ञा भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा तो कौन सी होती है, जो पूरी जाति को इंडिकेट करती है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, केवल उनको फील कर सकते हैं। जैसे बूढ़ा है, स्त्री है, पंडित है, इंसान है। बूढ़ा से क्या बना आपका बुढ़ापा, स्त्री से क्या बना स्त्रीत्व, पंडित से बना पंडिताई, इंसान से बना आपका इंसानियत। यानी कि इनमें जो परतें आए हैं पीछे, अगर आपको पा परते देखने को मिल जाए, तव परते देखने को मिल जाए, आपको पन परते देखने को मिल जाए, अगर ये परतें आपको देखने को मिलती हैं तो समझ लेना वो कौन सी संज्ञा है, आपकी भाववाचक संज्ञा में काउंट होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी-कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, जब उसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति के नाम का सूचक न होकर एक जाति या उस नाम को अनेक व्यक्तियों का बोध करने में किया जाता है। क्या होता है कि कभी-कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो जातिवाचक संज्ञा में भी प्रयोग हो जाती है। कैसे होती है? कि भारत में आज भी विभीषणों और जयचंदों की कमी नहीं है। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। यानी भारत में आज भी विभीषणों और जयचंदों की कमी नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो हमेशा किस में प्रयोग होती है, बहुवचन में प्रयोग होती हैं। अगर हम अकेला विभीषण लिखते हैं, जैसे कि रावण का भाई कौन था, विभीषण था, तो राम का भाई विभीषण था। विभीषण वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये क्या जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन यहाँ पर विभीषण क्या है, पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है। जयचंद क्या है, यहाँ पर पूरी जाति के बोध को बता रहा है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या आ जाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा में काउंट होती है। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अब यहाँ पे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। शेक्सपियर क्या थे, हमारे जो आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें शेक्सपियर नाम के कवि हुए हैं। इसी कारण जो कालिदास हुए हैं संस्कृत में, उसको क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो शेक्सपियर क्या है, एक पूरी जाति जो कवि वर्ग है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। भारत का हर बालक भगत सिंह और हर नारी लक्ष्मीबाई है। यहाँ पर भारत का जो हर बालक है वो क्या है, भगत सिंह है, और हर नारी क्या है, लक्ष्मीबाई है। यानी ये दोनों जो वीर थे, ये वीर थे और ये क्या थी, वीरांगना थी। ये जो दोनों, एक वीर थे और एक क्या थी, वीरांगना थी। ये दोनों किस भावना को इंडिकेट करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना थी, यानी कि देशभक्ति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी जाति को इंडिकेट करवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। गांव में सीता और सावित्रियों की कमी नहीं है। सीता माता कौन थी, भगवान राम की पत्नी, और सावित्री कौन थी, सावित्री भी मुझे याद नहीं आ रहा। सावित्री बताया जाता है कि जो यमराज से भी अपने पति को वापस ले आई थी। तो अगर यहाँ पे सीता अकेला होता, सावित्री यहाँ पर अकेली होती, तो ये किसको बताते, ये व्यक्तिवाचक को बताते। लेकिन यहाँ पर तो ये पूरी जाति को ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आज भी न जाने कितने प्रेमचंद और निराला कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। प्रेमचंद जो हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, और निराला जिनको आपको आपकी छायावाद की बरहतरी में काउंट किया जाता है। तो ये प्रेमचंद और निराला भले ही ये दो व्यक्तियों के नाम है, अलग अलग व्यक्तियों के नाम है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर यहाँ पे क्या आ जाते हैं, आपके सॉरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद और निराला दोनों का जीवन अभाव में बीता था। निराला ने तो अपने जीवन में इतने कष्ट उठाए थे कि इनकी एक रचना जाती है जूही की कली, महावीर प्रसाद द्विवेदी उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि निराला छायावादी कवि है, और छायावादी जो कवि हुए हैं
उन्होंने अपनी रचनाओं में जो व्यक्त किया है, उनके शब्द को जब पढ़ते हैं तो वो शब्द के अर्थ किसी दूसरी ओर ही क्या करते हैं, इंगित करते हैं। जैसे कि मनुष्य चलता है, मनुष्य की छाया को हम छू नहीं सकते, उसी प्रकार से जो छायावादी कवि हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया है कि पाठक उनका अर्थ समझ लेता है, लेकिन वो समझने से क्या होता है, समझने से और भी परे जाता है। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद का जीवन भी अभाव में बीता। इसी कारण तो इन्होंने क्या लिखा था, गोदान। गोदान के कारण ही क्या कहे जाते हैं, ये हिंदी उपन्यासकार सम्राटकार के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। तो आज भी न जाने कितने प्रेमचंद और निराला कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेमचंद और निराला की बात नहीं कही गई, यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति की बात कही जा रही है जो कष्ट में अपना जीवन बिता रहा है, यानी कि गरीबी में, अभाव में कह सकते हो आप, गरीबी में कह सकते हो, किसी तरह कह सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये पूरी जाति को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बात करें कि उक्त वाक्यों में विभीषण, जयचंद, शेक्सपियर, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री, प्रेमचंद और निराला व्यक्तिवाचक नाम होते हुए भी क्रमशः देशद्रोही, कलाकार, पराक्रमी वीर, पतिव्रता और महान लेखक के व्यापक अर्थ को सूचित करते हैं। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही माना जाता है। ये वही बात है जो अब तक मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, जब वह शब्द समग्र जाति का बोध न करा के केवल एक व्यक्ति का बोधक बन जाता है। ऊपर तो किया था हमने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, अब हम करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे नेहरू के श्रवगाह से संसार में शोक छा गया। नेहरू नेहरू यहाँ पर एक पूरी जाति को इंडिकेट नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब इनका देहांत हुआ तो जो पूरा संसार है वो शोक में छा गया। एक शब्द बताती हूँ, शोक। एक आता है शोक जिसके ऊपर दो मात्रा आती है, और एक आता है शोक। शोक का अर्थ तो क्या होता है, दुख, और शोक का अर्थ क्या होता है, चाव। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिंदी में सिर्फ मात्राओं का खेल है और कुछ नहीं है, मात्रा से ही अर्थ का अर्थहीन हो जाता है। नेहरू के स्वर्गवास से संसार में शोक छा गया। यहाँ पर नेहरू क्या है, एक व्यक्ति है। गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, क्या है, एक व्यक्ति है। नेताजी अब नहीं रहे, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर महात्मा गांधी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होते हैं। भले ही ये पूरी जाति के उसमें प्रयोग होते हैं, लेकिन जब हम इनका एक एक मतलब व्यक्ति विशेष के रूप में जब इनका प्रयोग करते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं। टैगोर की गीतांजलि एक महान रचना है। मुझे पंत जी की कविता याद आई। ये जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी रचना आती है गीतांजलि। और पंत, सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद की बरहत्तरी में आते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है, उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। तो ये इनकी जो कविताएं हैं वो पसंद आई, और टैगोर की गीतांजलि एक महान रचना है। तो ये दोनों क्या है, एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। तो नेहरू, गांधी, नेताजी, टैगोर और पंत शब्द निसंदेह जातिवाचक हैं, परंतु उनका संकेत केवल एक व्यक्ति विशेष, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत के अर्थ में हुआ है। तो ये संज्ञाएं जातिवाचक होते हुए भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनी जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके पीवाईक्यू एस्टेट में ही पूछे गए हैं। मित्रता, मित्रता भाववाचक संज्ञा किस संज्ञा से बनी है? यहाँ पर मित्रता है, और मित्र से क्या बना है आपका, क्या बना है, मित्र में ता प्रत्यय लगने से क्या बनी है, आपकी भाववाचक संज्ञा बनी है। तो मित्र यहाँ पे क्या है, मित्र क्या सर्वनाम है, मित्र क्या विशेषण है, मित्र क्या क्रिया है, बच जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में भी ये किसके अंतर्गत जाता है, आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, क्योंकि मित्र पूरी जाति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कि ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा युक्त नहीं है। आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी है, पढ़ाइयां, यहाँ पे बहुवचन आ जाता है। ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, यहाँ पर भी बहुवचन है, यहाँ पर भी बहुवचन है। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाई
कभी कभी बुराइयां ही अच्छाई हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है, आपका बहुवचन है। मैंने बताया था कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है तो आपका एक वचन सॉरी बहुवचन आता है, और अगर आपको जातिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है तो क्या आता है, आपका एक वचन आता है। याद रखना दोस्तों, आपके लिए दोनों की पॉइंट है। आपके सामने एक ही ऑप्शन बच जाता है। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई यहाँ पर क्या है, भाव है। ऊंचाई यहाँ पर क्या है, भाव है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में ये गिना जाएगा। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। बचपन है, कैशोर्य है, ऐश्वर्य है, मातृत्व है। बचपन, बच्चा से क्या बना है, आपका बचपन बना है। किशोर से क्या बना है, आपका कैशोर्य बना है। ईश्वर से क्या बना है, आपका ऐश्वर्य बना है। और माता से आपका क्या बना है, मातृत्व बना है। अब आप लोग देखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। बच्चा यहाँ पर क्या है, बच्चा पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है। किशोर भी क्या है, पूरे वर्ग को इंडिकेट कर रहा है। माता यहाँ पर पूरे वर्ग को बता रही है। तो ईश्वर, ईश्वर क्या है आपका, ईश्वर एक किसी व्यक्ति जिसकी सत्ता हमारे इस संसार में, इस विश्व में क्या है, विद्यमान है, जिसके कारण कहीं न कहीं हम लोग क्या है, जिंदा है। तो ईश्वर की सत्ता यानी कि एक व्यक्ति विशेष की ओर यहाँ पर इंगित किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ऐश्वर्य आपका यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। मोहन का परिवार दिल्ली में रहता है। परिवार शब्द का संज्ञा बताओ। तो यहाँ पर परिवार जो शब्द दिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि परिवार में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन से मिलकर क्या बना है, आपका परिवार बना है। और परिवार किस में जाता है, समूह के अंतर्गत जाता है। तो ये क्या है, आपका समूहवाचक संज्ञा है। आगे बात करते हैं कि संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एकवचन में प्रयुक्त होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, ये भी सही है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जाता है, अभी जस्ट किया है हमने। तो जो ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये आपको कहीं से लग रही है कि किसी न किसी के योग से बनी है। यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है जो दो शब्दों के मेल से बनती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी यौगिक भाववाचक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये तो अपने आप में ही क्या है, पूर्ण है। तो इसलिए ये क्या है, आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संख्या के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। व्यक्तिवाचक संख्याओं का प्रयोग सदैव आदर सार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है, सही है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संख्या के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक जातिवाचक संख्या के भेद माने जाते हैं। विद्वता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संख्या के उदाहरण हैं। तो देखो, देश है, त्योहार है, नदी है। देश, कौन सा देश, भारत आपका भारत है, इंग्लैंड है, बांग्ला है, कौन सा देश है यहाँ पर तो पूरी जाति को बता रहा है। त्योहार, त्योहार कौन सा, होली, दिवाली, तीज, कौन सा त्योहार। नदी, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कौन सी नदी की बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर जाति का बोध कराया गया। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या जाती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया था, इसमें पूछा गया था कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर बताना है कि जो शब्द नीचे दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको ऐसा बताना है कि जिसमें सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आम है, साधना है, ऊंचाई है। आम, आम यहाँ पे फल है, तो फल यहाँ पर एक फल का नाम दे दिया, तो ये क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन साधना और ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, आपका भाव है, तो ये नहीं होगा। गाय, मूर्खता और चालाकी। गाय, गाय यानी कि पशु की, एक पशु का एक नाम बता दिया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मूर्खता और चालाकी नहीं है। ममता, बैल और लंबाई, फिर से लंबाई आपका किस में चला जाता है, लंबाई आपका भाववाचक में चला जाता है। तो ये भी आपका गलत है। राधे श्याम है, पन्ना लाल है और हिमालय है। हिमालय क्या है, पर्वत है। पन्ना लाल एक तरह का आपका जो आभूषण बनाते हैं, शायद उसी से रिलेट करता है। और राधे श्याम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति विशेष का यहाँ पर बोध करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही है। भाववाचक संज्ञा पद है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक है। भूकंप है,
विधायक है, बचपन है या परस्पर है? अभी बताया है मैंने, जिसमें पन प्रत्यय लग जाता है वो आपका किस में काउंट होता है? बच्चा से आपका यहाँ पर क्या बना है? बचपन बना है। यहाँ पर नीचे आंसर की दी गई है। इस तरह से मैंने आपको जो संज्ञा का टॉपिक था, वो बिल्कुल अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास किया है। अब आप लोगों को कितना समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये लगता है कि मतलब समझ में नहीं आया, अगर समझ में आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है, तो वो भी आपको बताना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, मैं 2 बुकों का नाम बताना भूल गई। एक तो आपकी आती है हरदेव बहारी की बुक। एक कौन-सी आती है? हरदेव बहारी की बुक आती है। क्या नाम है बेटा? याद रखना है, हरदेव बहारी की बुक का नाम है आपका हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। ये हरदेव बहारी का हिंदी व्याकरण है, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कामता प्रसाद गुरु का कौन-सा आता है? हिंदी व्याकरण। ये 2 बुक ऐसी हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम्पल भी उठाए जाते हैं ना, वो इन्हीं 2 बुकों से उठाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो खरीद लेना, अगर आप एसटेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। पीजीटी में जो आपका 60 नंबर का जो पेपर आता है और उसमें जो व्याकरण पूछी जाती है, वो इन्हीं बुकों से उठाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आप लोगों से किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।